का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 में। मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कौन सी खबरें आज शामिल की गई हैं इस शो में। शुरुआत पेट्रोल डीजल की एक खबर के साथ। क्या भारी पड़ेगी पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती? क्योंकि ये कटौती ऐसे समय पे की गई है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें उबाल मारना शुरू कर चुकी हैं। कितना भारी पड़ेगा ये फैसला, ये जानेंगे। क्यों महंगी हो रही दवाएं? करीब 800 दवाइयों के दाम बढ़ने वाले हैं। क्यों बढ़ने वाले हैं ये समझेंगे। जलाशयों में पानी की स्थिति नाजुक। देश के कई जलाशय ऐसे हैं जहां पर पानी 50%, 40% रह गया है। ऐसा हुआ तो तत्काल असर कहां दिखेंगे ये समझेंगे। अब पेटीएम कैसे चलेगा, पेटीएम कैसे चलाया जाए और पेटीएम में क्या कुछ खास हो रहा है ये समझेंगे। दिन की बड़ी खबरों का रुख करेंगे। उसके बाद मनी चेंजर्स कैसे कर रहे थे धोखाधड़ी, बड़ी कार्रवाई हुई है। पता चला है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर मनी चेंजर्स बड़ी धोखाधड़ी कर रहे थे। क्या मोडस ऑपरेंडी थी, किस तरीके से धोखाधड़ी चल रही थी ये जानेंगे। और चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश क्या है ये समझेंगे। जो जानकारी आई उसमें क्या पता नहीं चला, इसका अंदेशा आपने एक मनी सेंट्रल पहले ही लगा लिया होगा। इसका अंदेशा हमको था और इसकी संभावना जो थी वो हमने बनती आपको बताई थी और ठीक वैसा ही हुआ। ये पता चला किसने दिया, ये पता चला किसको कितना मिला, लेकिन किसने किसको दिया ये पता नहीं चला। अब सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश आज आया है। क्या ताजा आदेश कहता है ये समझेंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले देश में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। शुक्रवार सुबह से पेट्रोल में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती लागू की गई है। गुरुवार शाम को ही सरकार ने इस कटौती की घोषणा की। करीब 2 साल के बाद कीमतों में बदलाव हुआ है। हालांकि सरकार ने कीमतों में यह कटौती ऐसे समय पे की है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की फिर से महंगे होने की खबरें आ रही हैं। शुक्रवार को विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $85 प्रति बैरल के ऊपर दर्ज किया गया। करीब 4 महीने का ऊपरी स्तर था। जो सर, कंपनी की सेहत पर कितना असर होगा? तेल की कीमतों में कमी चुनाव के साथ जिस बात की संभावना थी वो होती दिखाई दी। 2 तरह से इसे हम समझ सकते हैं, बाजार की दृष्टि से और उपभोक्ताओं की दृष्टि से। उपभोक्ताओं के लिए तो ये चुनावी तोहफा है जिसकी संभावना पहले से थी और 1 साल से ज़्यादा हुआ है कच्चे तेल की कीमतों में खासा उतार चढ़ाव होते हुए, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी नहीं हुई थी। बीच में कच्चा तेल $70 प्रति बैरल के आसपास भी था। तो एक तो पैराडॉक्स देखें, अंतर्विरोध देखें कि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें जब घटना शुरू हुई उसी समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लंबे समय के बाद कच्चे तेल की कीमतों ने $80 से ऊपर का स्तर पार किया। वजह है उसकी कुछ है कि तो ओपेक के उत्पादन कटौती का असर दिखाई देने लगा है, दूसरा रूस पर नए तरीके के प्रतिबंध आ गए। इन चीज़ों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का सेंटीमेंट थोड़ा बदला हुआ था। उस बीच में भारत में चुनाव के कारण कटौती की गई। तेल कंपनियों के नज़रिए से देखें, तेल कंपनी बाजार पर इसका अच्छा असर नहीं हुआ। ओएमसीज के स्टॉक करीब 8% टूट गए पेट्रोल डीजल के बाद। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो हम आंकड़े देखने की कोशिश कर रहे थे उस हिसाब से अभी जो तेल कंपनियां हैं उनका जो ब्लेंडेड मार्जिन है इस समय वो 3.4 रुपये पर लीटर है, जो घटकर अब 2 रुपये पर लीटर के आसपास आ जाएगा। मार्जिन क्यों है? क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें पिछले 1 साल में काफ़ी कम रही थी और कंपनियों ने अपने पुराने घाटे रिकवर कर लिए थे और अब वो मार्जिन पर काम कर रही हैं, तो उनको बेहतर मार्जिन मिल रहे हैं। 3.4 रुपये पर लीटर के आसपास का मार्जिन है, जो 2 रुपये पर लीटर के नीचे आ जाएगा। और अगर कीमतों में अगर और कटौती होती है तब तेल कंपनियों पर थोड़ा ज़्यादा दबाव दिखाई देगा, या फिर कच्चे तेल की कीमतें $85 से ऊपर लंबे समय तक बनी रहती हैं। इन 2 परिस्थितियों में नहीं तो बाजार में सेंटीमेंट तेल कंपनियों के पक्ष में अच्छा नहीं था। 1 अप्रैल से 800 जरूरी दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है। सरकार थोक मूल्य सूचकांक में बदलाव के अनुरूप दवा कंपनियों को जरूरी दवाओं के दाम में बढ़ोतरी की अनुमति देने के लिए तैयार है। हालांकि 2023 और 2022 में दाम में 12% और 10% की भारी बढ़ोतरी से आने वाले दिनों में जो बढ़ोतरी है वो मामूली रह सकती है। बढ़ती लागत को देखते हुए फार्मा इंडस्ट्री ने दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से कर रही थी। सर, लागत इतनी बढ़ गई कि कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। दवा की महंगाई कुछ ज़्यादा ही रिकॉर्ड होती जा रही है। अगर आप पिछले 1 साल के अंदर दवा की कीमतों में बढ़ोतरी देखें तो ये तो 10 से 12% की बढ़ोतरी कुछ खास जो एसेंशियल मेडिसिन के तौर पर है, लेकिन ओवरऑल आप पूरा अगर दवा बाजार देखें तो सामान्य दवाओं की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी दिख रही है और जो सामान्य जरूरत की दवाएं उनमें भी बढ़ोतरी हो रही। अभी जिन 800 दवाओं के कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला किया गया है, जो मंजूरी दी गई है रेगुलेटर ने, उसमें पैरासीटामोल खास तौर पर है क्योंकि जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, जिथ्रोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक्स हैं। इसके अलावा कुछ एंटीबैक्टीरियल और एंटी एनीमिक
दवाएं भी हैं, वाइटामिन्स और कुछ मिनरल से जुड़े हुए फार्मुलेशंस भी हैं जिनकी कीमतें बढ़ेंगी। देश में 150 प्रमुख जलाशयों में करीब आधे जलाशय ऐसे हैं जिनमें पानी का स्तर उनकी क्षमता का सिर्फ 40% ही बचा है। वहीं 2/3 जलाशयों में पानी का स्तर 50% से कम है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण भारत के जलाशयों की स्थिति काफ़ी नाजुक है। अल नीनो की वजह से एशिया को सूखे का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा इस साल जनवरी से अभी तक देश में कम से कम 60% हिस्से में कम या फिर बारिश नहीं हुई है। सर, इस कमी का तत्काल असर कहाँ दिखेगा? तत्काल असर आप बैंगलोर में देख सकते हैं, जहाँ पानी की किल्लत है, क्योंकि जलाशयों में पानी कम होने के साथ ही तापमान बढ़ने के कारण जो ग्राउंड वाटर है, जो भूजल है, उसके स्तर में भी गिरावट आई है। हम आंकड़े ताजे देख रहे थे कि कई सारे हिस्सों में, दक्षिण भारत के और प्रायद्वीप के कई सारे हिस्सों में ग्राउंड वाटर जो है वो करीब करीब उसमें 1.36 मीटर की गिरावट आई है। तेलंगाना सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तेलंगाना में रबी के सीजन में भी पैडी की या धान की खेती होती है और उसकी सिंचाई पर इसका गहरा असर पड़ने की संभावना है। अभी यहाँ से लेकर गर्मियों का एक लंबा सीजन हमारे सामने है। गर्मियाँ अभी शुरू हो रही हैं और मानसून आने में जून का अंत या जुलाई की शुरुआत होगी। तब तक जिन हिस्सों में रिजर्वायर्स की या जलाशयों की स्थिति बेहद नाजुक है, वहाँ पीने के पानी की समस्या हो सकती है और जो फसलों की सिंचाई उसका पे असर पड़ सकता है। फिर तात्कालिक तौर पर शहरों में पीने के और इंडस्ट्रियल पानी की कमी हो सकती है। बैंगलोर से इसकी नज़ीर हम देख सकते हैं। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन को एनपीसीआई से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस मिल गया है। इससे अब पेटीएम पर यूपीआई लेन देन चलता रहेगा। पेटीएम को एक्सिस बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई के साथ साझेदारी में 5 हैंडल मिले हैं। कंपनी का मौजूदा हैंडल @पेटीएम उन 5 हैंडलों में से एक है जिन्हें यूजर्स अपनी ओर से कोई बदलाव किए बिना उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक खबर यह है कि आरबीआई से कोई राहत ना मिलने के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक का कारोबार पूरी तरह बंद हो गया है। ऐसे में कंपनी अपने कर्मचारियों की छटनी शुरू कर चुकी है। पेटीएम पेमेंट बैंक ने कर्मचारियों की 20% छटनी करने की योजना बनाई है। सर, अब आम लोग कैसे पेटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं? पेटीएम का यूपीआई काम करेगा। जैसे हमने बताया, पेटीएम ने भी अपनी तरफ से जारी ट्वीट में कहा कि पेटीएम का यूपीआई काम करता रहेगा एनपीसीआई के आदेश के तहत। जैसा आपको शुभम ने बताया कि पीछे 4 प्रमुख बैंक, जिसमें एक बड़ा बैंक एसबीआई भी है, सरकारी बैंक है, एस बैंक, एक्सिस और एचडीएफसी बैंक को पीछे से जोड़ा गया है। तो यानी अगर आपका यूपीआई अकाउंट है तो वो एक नए तरीके से सामने आएगा। ऐसा माना जा रहा है कि एक माइग्रेशन आईडी होगी जो पेटीएम अपने ग्राहकों को देगा और उन अकाउंट से लिंक करके आप अपने यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे। एक तरफ से परिस्थिति ये है। दूसरी परिस्थिति है कि पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो गया है, इसलिए वहाँ नौकरियों में छटनी शुरू हो गई है और इसके साथ अब पेटीएम पेमेंट बैंक को दोबारा चलाने की, उसे आगे जारी रखने की संभावनाएं लगभग समाप्त हो गई हैं, क्योंकि पेटीएम आज से थर्ड पार्टी ऐप में बदल गया है। अदानी ग्रुप से जुड़ी आज हमारे पास 2 खबरें। पहली खबर यह है कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में अदानी ग्रुप टाटा ग्रुप को टक्कर देने वाला है। अदानी ग्रुप ने चिप बनाने वाली कंपनी क्वालकॉम के साथ करार किया है। दोनों कंपनियां मिलकर भारत में सेमीकंडक्टर का उत्पादन करेंगी। दूसरी खबर यह कि अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने करीब 10% की दर पर 150 करोड़ रुपए का फंड जुटाया। इस रकम का इस्तेमाल पूंजीगत खर्च के लिए किया जाएगा। सर, इतना महंगा कर्ज लेना पड़ा कंपनी? फिर वापस हम देख रहे हैं कि हालांकि अडानी समूह के कर्ज की स्थिति खराब नहीं है, बेहतर है। हमने अपने किसी संस्करण में आपको बताया भी था कि ताजी रिपोर्ट के अनुसार अडानी के टोटल वित्तीय व्यवस्था के तहत कर्ज का स्तर अब दबाव कम हुआ है, लेकिन फिर 10%, 9.95% पर जारी हुआ बॉन्ड ये बता रहा है कि कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी ज़्यादा है और जहां इसका इस्तेमाल किया जाएगा वहां उसे रिकवरी के लिए, रिटर्न के लिए किस तरीके के आरओआई की ज़रूरत होगी। और ये फिर वही चुनौती है दिख रही है। यहाँ से एक चीज़ का संकेत और मिलता है कि आने वाले समय में ब्याज दरों में कोई बड़ी कमी होने की संभावना नहीं दिख रही है और इसलिए शायद अडानी समूह इतने इंतजार के बाद, हिंडनबर्ग का असर खत्म होने के बाद दोबारा डेट मार्केट की तरफ गया है। पर डेट मार्केट ने ब्याज दर ऊंची वसूली है, ऐसा इससे समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। आयकर विभाग ने मनी चेंजर्स के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए हेराफेरी कर रहे थे। आयकर विभाग ने 232 फर्जी मनी चेंजिंग कंपनियों के नेटवर्क का पता लगाया। मनी चेंजिंग कंपनियों के ऊपर धोखाधड़ी करके इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए 1000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप है। सर, कैसे हो रही थी ये धोखाधड़ी? देखिए, जीएसटी के फ्रॉड में एक हिस्सा और जुड़ा जहां मनी चेंजर भी यही काम कर रहे थे, जो फेक इनवाइस बनाकर टैक्स का इवेजन कर रहे थे और इनपुट टैक्स की वसूली कर रहे थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो 232 कंपनियों को पकड़ा, इनका करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास का टैक्स इवेजन में पकड़ा गया है। तौर तरीका वही है, किसी फर्जी कंपनी के इनवाइस बनाया जाए, उसके नाम से विदेशी मुद्रा का विनिमय दिखाया जाए और उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट वसूला जाए। बेहद सामान्य सा तरीका है, लेकिन जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ्रॉड जो हजारों, 40,000, 50,000 फर्जी कंपनियों से घूमते घूमते मनी चेंजर्स तक भी पहुंच गया है। मनी चेंजर्स को लेकर हाल में ही आरबीआई ने अपने नियमों में भी सख्ती की थी, लेकिन उसके बाद भी ऐसा दिख रहा है कि मनी चेंजर्स का एक बड़ा हिस्सा अब जीएसटी फ्रॉड के भीतर पहुंच रहा है।
सेबी के निर्देश के बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनियों ने स्मॉल कैप और मिड कैप पोर्टफोलियो में स्ट्रेस टेस्ट का रिजल्ट बताना शुरू किया। अभी तक 6 म्यूचुअल फंड के स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट सार्वजनिक किए गए हैं। म्यूचुअल फंड ने स्मॉल कैप और मिड कैप पोर्टफोलियो में पैसे निकालने में कितने दिन का वक्त लगेगा, इसके बारे में जानकारी दी है। आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड ने कहा है कि उसे स्मॉल कैप फंड से 25% हिस्सा लिक्विडेट करने में 5 दिन लगेंगे, मिड कैप पोर्टफोलियो के 2 दिन की जरूरत होगी। सर, और क्या बताया किसने? सेबी का स्ट्रेस टेस्ट भारत के म्यूचुअल फंड बाजार के लिए बिल्कुल नए तरीके का प्रयोग था और भारत के जो लाखों म्यूचुअल फंड निवेशक हैं, 3-3.5 करोड़ के आसपास एसआईपी निवेशक हैं, उनके लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है, जानना जरूरी है। क्योंकि पिछले 1 साल के दौरान हमने भारत में स्मॉल कैप और मिड कैप से आधारित फंड्स में बड़ा निवेश देखा था। आप अगर लगातार मनी सेंट्रल सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो आपको पता है, हम आपको बराबर बता रहे थे कि सेबी इस पर चेतावनी भी दे रही थी, बबल की बात भी कही गई थी, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की कीमतों को लेकर अलग चेतावनियां आ रही थी। इनमें एक बड़े खिलाड़ी म्यूचुअल फंड भी थे, क्योंकि म्यूचुअल फंड इसी पर आधारित, इन्हीं स्टॉक्स पर आधारित फंड्स पर पैसा लेते थे और उसका निवेश करते थे। पहले समझना जरूरी है कि स्ट्रेस टेस्ट में सेबी ने क्या जानने की कोशिश की और वो आपके लिए जानना कैसे जरूरी है। स्ट्रेस टेस्ट एक ऐसा शब्द है जो बैंकिंग उद्योग से आता है। बैंकिंग उद्योग में आमतौर पर बैंकों में कर्ज की परिस्थिति के और उसके खतरे और जोखिम नापने के लिए स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है कि कोई बैंक अधिकतम खराब से परिस्थिति में कब तक अपने कर्ज का बोझ संभाल सकता है। सेबी ने इसमें 2 चीजें नापने की कोशिश की थी। स्ट्रेस टेस्ट से एक जानने की कोशिश की थी कि अगर मान लीजिए कोई संकट आता है तो कोई म्यूचुअल फंड की सेलिंग स्पीड क्या होगी, वो कितनी तेजी से अपने आप को लिक्विडेट कर पाएगा और बेच पाएगा। और दूसरा, उस सेलिंग का प्राइस पर क्या इंपैक्ट होगा। प्राइस पर इंपैक्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि उसी के जरिए आपका रिटर्न म्यूचुअल फंड में कितना है, आपकी जो एनएवी है उस पर क्या असर पड़ेगा। इसके आंकड़े सामने आने लगे हैं। 2-3 फंड्स ने अपनी जानकारी सामने कर दी। आदित्य बिरला की जानकारी शुभ हमने आपको बताई है। सेबी के स्ट्रेस टेस्ट का मकसद ये था कि अचानक अगर अनएक्सपेक्टेड रिडम्पशंस आना शुरू होते हैं, क्योंकि हमने देखा स्टॉक मार्केट में पिछले 1 हफ्ते के दौरान स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में तेज गिरावट आई, बड़ा करेक्शन हुआ और इससे घबराए हुए निवेशक अगर अचानक म्यूचुअल फंड के दरवाजे पर अपना पैसा वापस लेने पहुंच गए तो जो मौजूदा निवेश इन फंड्स का उनको सेल करके पैसा निकालने में उनको कितना समय लगेगा। तो आदित्य बिरला ने शायद बताया कि 27 दिन का के आसपास का समय उनको निकालने के लिए लगेगा। स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस था। उसकी वजह यह है कि इनमें काफ़ी स्पेकुलेशन था, इनके प्राइसेस और वैल्यूएशन इससे ऊंचे स्तर पर हैं। और रिजल्ट से बता रहे हैं कि ज़्यादातर फंड ने ये कहा है, मतलब जो ज़्यादातर फंड्स इन्होंने बताया है कि वो 25 से 50% अपनी होल्डिंग्स बेच सकते हैं। इसकी क्षमताएं उनके पास उपलब्ध हैं, जिससे कि वो इन्वेस्टर्स को पैसा वापस कर देंगे। सर, निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है? निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मतलब है कि अगर आप निवेशक हैं और अगर आप म्यूचुअल फंड के नियमित निवेशक हैं और ट्रेंड के साथ निवेश करते हैं तो निश्चित तौर पर आपने भी म्यूचुअल स्मॉल कैप या मिड कैप पे आधारित किसी फंड में निवेश किया होगा। तो अब आप अपने फंड के स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे जानने की कोशिश करिए। मनी9 की वेबसाइट पर आइए, मनी9 पर इस तरीके की विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस म्यूचुअल फंड का इसके स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे क्या हैं, वो आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे क्वांट ने कहा कि उसका क्वांट का मिड कैप फंड आप 6 दिन के अंदर 50% सेल ऑफ कर सकता है, क्वांट का ये कहना था। एडलवाइस ने कहा कि उसके स्मॉल कैप फंड जो हैं वो 3 दिन में लिक्विडेट किए जा सकते हैं, 50% लिक्विडेट किए जा सकते हैं और 25% तक वो सेल कर सकते हैं। निपॉन ने कहा कि 27 दिन लेगा और इस तरह से तमाम अलग अलग म्यूचुअल फंड हैं। ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है जानना कि अगर आपने निवेश कर रखा है तो इसे जानकारी को हासिल करिए और अपने निवेश की योजना उस हिसाब से बनाइए। यदि आपको लगता है कि इस स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक में तेज गिरावट आ रही है और इसकी संभावना और इससे आप बचना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए निवेशकों को? फिर 2 तरीके के निवेशक हैं। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो आप इनमें निवेश किए रख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा दौर निकल जाएगा और उसके बाद स्टॉक्स में वापस बढ़ोतरी होगी जो मजबूत और अच्छे स्टॉक है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ने बहुत खराब स्टॉक्स तो नहीं खरीदे होंगे, फिर भी अपना पोर्टफोलियो जरूर चेक करिए एक बार स्मॉल कैप और मिड कैप का कि आपके म्यूचुअल फंड के पास कौन से स्टॉक्स हैं और उन स्टॉक्स की परिस्थिति बाजार में क्या होती दिखाई दे रही है। तो अगर आपको लगता है कि अभी तेज गिरावट के समय निकलना जरूरी तो आप निकाल सकते हैं उस पैसे को और दूसरे फंड्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, और नहीं अगर आप लंबे समय के लिए 7-8 साल 10 साल के लिए तो अपनी सिप जारी रख सकते हैं, अपना निवेश उसमें बनाए रख सकते हैं। लेकिन अभी तक भारत में ऐसा नहीं हुआ। सेबी को इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उसने कम से कम भारत के म्यूचुअल फंड निवेशकों को खोलकर यह तो बता दिया है कि म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के अंदर खतरे का पैमाना क्या है, स्ट्रेस का पैमाना क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग को जो जानकारी सौंपी है वह अब सार्वजनिक हो गई है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी से पता चला कि कंपनियों ने इलेक्ट्रिक बॉन्ड्स के जरिए सबसे ज़्यादा चंदा दिया है।
किन राजनीतिक दलों को बॉन्ड के जरिए सबसे ज़्यादा चंदा मिला है, हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि किस कंपनी ने किस राजनीतिक दल को चंदा दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए सबसे ज़्यादा चंदा देने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस है, जिसका मुख्य कारोबार लॉटरी का है। इसके अलावा क्विक सप्लाई चेन, हल्दिया एनर्जी, वेदांता, एसएल माइनिंग, भारतीय एयरटेल जैसी कंपनियों ने चंदा दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए सबसे ज़्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस और उसके बाद कांग्रेस को मिला है। इन बॉन्ड से चंदा लेने के मामले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा स्थान है। सर, अब नया आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का। जो चीज़ नहीं पता थी वो बात आज सुप्रीम कोर्ट में फिर पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में कहा, जैसे हमने आपको बताया था कि एसबीआई ने क्या नहीं बताया था जिसके जरिए ये पता चल सके कि ये चंदा लिया गया। चंदा लेने वालों की लिस्ट तो हमारे पास पहले से मौजूद है, वो तो सार्वजनिक हो ही जाती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा किस पार्टी को मिला है। आपको शुभम ने बताया चंदा देने वालों की सूची भी अब सार्वजनिक हो गई कि किसने चंदा दिया। अब दोनों को कनेक्ट करता है एक नंबर, इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिया गया एक नंबर, जिसके जरिए आप ये जान सकते हैं कि वो चंदा किसको अंततः पहुंचा है, ताकि आप पूरा चक्र समझ सके, जान सके। आज ये मामला अदालत में था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई वो नंबर नहीं छिपा सकता, उसे वो नंबर बताना होगा और वो नंबर चुनाव आयोग को बताया जाएगा। वो नंबर कैसे सार्वजनिक होगा इस पर हमारी निगाह रहेगी, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के रहस्य जो हैं वो धीरे धीरे खुलकर अब सामने आने लगे हैं। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। गोल्ड लोन पर आरबीआई की सख्ती के बाद गोल्ड लोन स्टार्टअप की फंडिंग पर बड़ा असर पड़ सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अब 50% कम वैल्यूएशन पर फंडिंग मिलेगी। इसी कड़ी में गोल्ड स्टार्टअप रुपी की वैल्यूएशन में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पिछली बार रुपी की वैल्यूएशन $600 मिलियन थी, अब 40 से 50% की कटौती हो सकती है। नियामक परिवर्तन के साथ साथ सेगमेंट में धीमी ग्रोथ के कारण निवेशक सतर्क हो रहे हैं। हालांकि फंडिंग की रूपरेखा को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। एडटेक कंपनी बायजूस की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को बायजूस की ऑडिटिंग में गड़बड़ी मिली है। आईसीएआई ने इस गड़बड़ी को लेकर दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। उधर एक अमेरिकी कोर्ट ने बायजूस के $533 मिलियन फ्रीज करने का ऑर्डर दिया है। बायजूस को कर्जा देने वालों का पैसा सुरक्षित रखने के लिए अदालत ने आदेश सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि इस नकदी का इस्तेमाल कर्जदारों को भुगतान करने के लिए करना चाहिए। बायजूस की अमेरिकी यूनिट अल्फा पहले ही दिवालिया घोषित हो चुकी है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? बायजूस को लेकर एक घटनाक्रम थोड़ा महत्वपूर्ण है। डेलवेयर की अदालत ने फैसला दिया है, बायजूस अल्फा नाम की जो सब्सिडियरी कंपनी है उसके पैसे ब्लॉक किए गए हैं और उसके हेज फंड मैनेजर को लेकर पर कार्यवाही भी की गई है। यह घटनाक्रम बायजूस की चुनौतियों को आने वाले समय में और बढ़ाने वाला है। अगली मुलाकात आपसे रविवार को सुबह 11:15 बजे इकोनॉमिकम में, और इस बार इकोनॉमिकम में आप कुछ नया जानेंगे, समझेंगे। सर, क्या पता चलेगा? तमाम खबरों के बीच इस बार इकोनॉमिकम में हम आपको रूस ले चलेंगे और रूस में आपको शायद पता चला होगा, यदि आप आर्थिक खबरों से अपना राबिता रखते हैं, कि आईएमएफ ने जो अपने ताजे अनुमान जारी किए पूरी दुनिया के देशों के, उसमें रूस की आर्थिक विकास दर को लेकर आए अनुमान ने चौंकाया। दुनिया की अपेक्षाओं के विरुद्ध प्रतिबंधों के बावजूद 2 साल तक युद्ध में मुब्तला रहने के बाद भी रूस की आर्थिक विकास दर यूरोपीय समुदाय से भी तेज है और यूरोप के तमाम देशों से बेहतर है। ऐसा चमत्कार रूस में कैसे हुआ? युद्ध के कारण प्रतिबंध में फंसा हुआ रूस अपनी आर्थिक विकास दर को कैसे बनाए रख सका और कैसे बढ़ा रहा है, इसका रहस्य हम इस बार के इकोनॉमिकम में आपको बताएंगे। तो जुड़ना ना भूलिए, केवल आपको मनी 9 के मोबाइल ऐप पर ही इकोनॉमिकम मिलेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये करिश्मा कैसे हुआ, तो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का, अगर अब तक नहीं किया है। और सुबह 11:15 बजे मिलते हैं आपसे इकोनॉमिकम में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।